तो आज गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आज बहुत देर हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने में चले गए। तो आज गुड आफ्टरनून दोस्तों। कल हमने पढ़ा था पारंपरिक बजट, ये पढ़ लिए थे, प्रोग्राम बजट पढ़ लिए थे, निष्पादन बजट पढ़ लिए थे, परिणाम बजट भी पढ़ लिए थे, शून्य आधारित बजट भी पढ़ लिए थे, जिसमें यह था कि बजट को शून्य किया जाता है आरबीआई से नोट छपवा के। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक बजट। लैंगिक बजट लैंगिक बजट की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में इसे वर्ष 2005-06 में अपनाया गया। लैंगिक बजट जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट या जेंडर न्यूट्रल बजट, जहां पुरुष या महिला आधारित, यह जो है पुरुष और महिला आधारित बनाया जा सकता है। सरकार महिला और पुरुष के सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार लैंगिक बजट का निर्माण करती है। भारत में लैंगिक बजट महिला आधारित बनाया जाता है। इसका कारण क्या है? भारतीय समाज प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में स्वयं से निर्णय लेने की अवसर सीमित होती थी। मतलब उसमें जो है प्राचीन काल से ही अवसर को सीमित दिया गया है। भारत में प्राचीन काल से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच के रिपोर्ट जो है द सर्वे ऑफ रिच द इंडियन स्टोरी के अनुसार महिलाओं और पुरुषों दोनों के सामान्य कार्य में, ये जो रिपोर्ट है ना, दोनों के सामान्य कार्य में के बारे में बताया। दोनों के सामान्य कार्य में वहाँ पुरुष को प्राप्त होने वाले 1 रुपया के बदले महिलाओं को 63 पैसा प्राप्त होता है। मतलब कि वही काम जो पुरुष 1 रुपया में करता है, वही काम महिला को 65 पैसा में करता है। उसी काम के लिए महिला को 65, मतलब महिला को कम पैसा दिया जाता है उसी काम के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाएं लगभग 48% हैं। मतलब भारत में 48% है। फिर भी श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। यह मात्र 25% है। श्रम में जो है भागीदारी 48% में जो भी है ना, उसमें मात्र 25% महिलाओं की भागीदारी। उपरोक्त आधार पर भारत में महिला आधारित लैंगिक बजट की अवधारणा को समझा जा सकता है, जिसमें महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, ये गलत लिखा हुआ है। आर्थिक यहाँ कॉमा सामाजिक, यहाँ सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण यहाँ होगा, सशक्तिकरण होगा। ठीक। महिलाओं के पोषण को बढ़ाया जा सकता है। उनके कौशल विकास में वृद्धि की जा सकती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्हें उद्यम के लिए प्रोत्साहित, मतलब ऐसा कि महिला उद्यम में के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सरकार द्वारा किया जाएगा। लैंगिक बजट अलग से बजट प्रस्तुत करने की परंपरा नहीं होती है, बल्कि इसे केंद्रीय बजट में ही शामिल किया जाता है। केंद्रीय बजट विवरण 20, केंद्रीय बजट का जो विवरण 20 होता है, केंद्रीय बजट के विवरण 20 को शामिल किया जाता है लैंगिक बजट की वजह से, जिसके अंतर्गत 2 तालिकाएं बनाई जाती है, जिसमें टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए जो ऐसी तालिका होती है जिसमें केवल महिलाओं के लिए खर्च जोड़ा लिखा जाता है, ठीक ना। और केवल है ना, खर्च केवल महिलाओं से संबंधित होता है। मतलब ऐसा खर्च उसमें लिखा जाता है जो सिर्फ जिसमें पुरुष की कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा कार्य जो सिर्फ महिला ही कर सकती है, ऐसा कोई आरक्षण या ऐसा कोई निवेश जिसमें सिर्फ महिला ही आ सकती है, उसको टेबल ए में रखा गया, जिसमें सिर्फ महिला के लिए खर्च उसमें लिखा रहता है। जबकि टेबल बी में कुल खर्च का 30% महिलाओं पर खर्च किया जाता है। मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे कि पुरुष की प्रधानता ज़्यादा हो, तो ऐसे स्थान पे महिलाओं के लिए 30% खर्च किया जाता है। इस प्रकार जेंडर बजट के अंतर्गत सरकार महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के उनके संबंधित विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में इसमें जो है 100% खर्च जो है ना, ये महिलाओं के लिए हो गया ए वाला टेबल। इसमें ए वाला टेबल हो जाता है ये। ठीक। राष्ट्रीय, देखिए फिर यहीं पे क्या लिखा, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक। जहाँ राष्ट्रीय पोषण मिशन लिखा होती है, पोषण सिर्फ पुरुष के लिए तो होगा नहीं, या सिर्फ महिला के लिए तो हो नहीं सकता है। तो ये जो है टेबल बी हो जाएगा, ये टेबल बी हो जाएगा, जिसमें कि 30% कम से कम जो है खर्च महिलाओं के लिए किया जाएगा। निर्भया फंड ईटीसी 2005-06 में सरकार लैंगिक बजट में
लैंगिक बजट में 2.7 खर्च का आवंटन करती है, जो 2011 में बढ़कर 6.2 हो गया, जबकि उपरोक्त इनमें से कमी आई है। वर्तमान में लगभग 5% ही लैंगिक बजट पर खर्च होता है। जेंडर बजट की सफलता केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दृढ़ राजनीतिक मतलब कि राजनेता जो आएगा ना, वो इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे हाल ही में पास तीन तलाक विरोधी बिल जो पास हुआ है, बिल संसद में महिलाओं को आरक्षण इत्यादि 30% जो आरक्षण जो भी है अभी चालू कर रहा है इत्यादि जेंडर बजट की ओर सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। ये बताया जा रहा है कि जेंडर बजट की ओर जो है उठाया हुआ कदम महत्वपूर्ण कदम है सरकार के द्वारा। इसमें सवाल है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए लैंगिक बजटीय अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजट क्या है, आवश्यकता एवं स्थिति को बताएं। 200 वर्ड में बताने को बोल रहा है। आज मतलब ये बजट तो खत्म हो गया। आरबीआई की शुरुआत करते हैं। आरबीआई के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कि इसमें आरबीआई में क्या-क्या जानेंगे। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में बैंकिंग, मनी और एनपीए बारे में जानेंगे। धीरे-धीरे जानेंगे। आज पहली कक्षा है। भारत में सबसे पहला बैंक वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से यूरोपीय कंपनी अलेक्जेंडर और ब्रिटिश कंपनी जो था उसके द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1806 में अंग्रेजों द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी और 1840 में यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी 1806 में और 1840 में बम्बई प्रेसिडेंसी और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। ठीक। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाई जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है बदल के, याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक का नाम जो है 1955 में बदला गोरेवाला समिति के सिफारिश पर, जिसको बदल के एसबीआई रखा गया। एसबीआई का नाम जो एसबीआई तब पड़ा, कब पड़ा? 1955 में। वर्ष 1922 में अंग्रेजों द्वारा हिल्टन यंग समिति का गठन किया गया, रॉयल कमीशन जिसका नाम है। इसमें क्या गया, जिसमें कहा गया कि देश में आरबीआई के रूप में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ना, हिल्टन यंग समिति के गठन के सिफारिश पर, रॉयल कमीशन जो कहा जाता है, के द्वारा किया गया, जिसके सिफारिश पर वर्ष 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1935 को वर्ष 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन बाद में 1937 के बाद जो है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हस्तांतरित हुआ। वर्ष 1947 तक आरबीआई ने बर्मा की केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाया, जबकि जुलाई 1948 तक यह पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक बना रहा। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जो देश में मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके संचालन में इसे जो है ना बैंक कहा जाता है। सरकार का भी बैंक इसे कहा जाता है। आरबीआई में सबसे पहले पद गवर्नर का होता है और साथ में 4 उप गवर्नर का होता है, जिसमें नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा किया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। पहला जो है अभी जो शक्तिकांत दास है जो गवर्नर है, और ये 4 उप गवर्नर हैं, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर रॉय, टी रवि शंकर, स्वामीनाथन जे। ये अभी चारों उप गवर्नर हैं और ये गवर्नर हैं। इसी में ये जो है एमडी पात्रा, ये वाइस गवर्नर है, मतलब उप गवर्नर है। गवर्नर को उनके सारे अधिकार आरबीआई अधिनियम 1934 से प्राप्त होता है। गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 3 वर्ष तक उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब 5 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष तक उसको कोई हटा नहीं सकता है। सरकार चाह भी ले तो उसे हटा नहीं सकती है, लेकिन बाद के 2 वर्ष में उसे हटाया जा सकता है। अगले 2 वर्ष की नियुक्ति सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर एओ स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ जिसको कहते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख ने वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जिनके बारे में यहाँ ये जो शक्तिकांत दास ये है। ठीक। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है बाघ और तार था पहले, अभी, बाद में इससे पहले था सिर्फ शेर था। अभी देख रहे हैं यहाँ पे तार का शेर है, पहले सिर्फ शेर था। ये देखिए सीडी देशमुख और ओबरन, अरे यार ओसबोर्न,
ओसबोर्न स्मिथ। इसकी 1935 टू 1937 तक ये रहा। उसके बाद सी.डी. देशमुख थे, 2004 में थे सी.डी. देशमुख, जो स्वतंत्रता के बाद 2004 तक इनका पैसा चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। ये बीबीआई है। आरबीआई का लेखांकन वर्ष पूर्व में 1 जुलाई से 30 जुलाई था। वर्ष 2020-21 में जो है आरबीआई का लेखांकन वर्ष परिवर्तित कर दिया गया, जो वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। मार्च कर दिया गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आजादी से पहले आरबीआई का स्वामित्व जो था निजी क्षेत्रों के पास था। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा संसद में स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया, जिसके आधार पर जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात आरबीआई का पुनर्नियंत्रण और स्वामित्व सरकार के हाथों में आ गया। वर्ष 1949 में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो पहला आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरा क्या हुआ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 मतलब बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट 1949 बनाया गया, मतलब लागू किया गया। वर्तमान में देश के सभी बैंकों का विनियमन बैंक विनियमन अधिनियम 1949 से होता है, किंतु सहकारी बैंक का विनियमन 2 कानूनों से होता है। सहकारी जो बैंक है इसका विनियमन जो 2 कानूनों से होता है, एक बैंकिंग विनियमन 1949 से, सभी बैंक का इसी से होता है, लेकिन सिर्फ एक अपवाद में सहकारी बैंक है जिसके लिए अलग से एक अधिनियम बनता है, सहकारी बैंक अधिनियम 1965। 2 कानूनों से होता है। राष्ट्रीयकरण और निजीकरण। जब सरकार संसद से कानून पारित कर निजी कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण अपने हाथों में ले ले तो उस प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण का, मतलब कोई निजी कंपनी है उसका स्वामित्व जो है सरकार अपने हाथों में ले और संसद से कानून बनवा के, तो वो हो गया राष्ट्रीयकरण करना। 19 जुलाई 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय के दौरान जो है ना, सरकार के द्वारा पहली बार बैंकों का, चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें जो है 50 करोड़ रुपये वाले जिस बैंक में 50 करोड़ रुपये की संपत्ति के आधार पर 14 बैंक निजी क्षेत्र के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंक थे जिसका 50 करोड़ संपत्ति के आधार पर राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना जब आई के दौरान जो है ना 200 करोड़ संपत्ति के आधार पर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बारे में जानेंगे 6 बैंक कौन है, 14 बैंक कौन है बाद में। निजीकरण वह प्रक्रिया है जहां सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण वाले उपकरण जैसे सार्वजनिक उपकरण का हस्तांतरण निजी क्षेत्रों के पास होता है, जैसे रेलवे का भी जो किया गया है राष्ट्रीयकरण, निजीकरण किया गया। विनिवेश वह प्रक्रिया है जहां सरकार अपने स्वामित्व या संपत्ति का विक्रय बाजार में करती है। इस प्रकार विनिवेश निजीकरण की एक प्रक्रिया है, जैसे हाल ही में एयर इंडिया का विनिवेश किया गया, जिसे एयर इंडिया निजीकरण हुआ। जैसे देखिए क्या होता है, सरकार जैसे मान लीजिए 100% सरकार की संपत्ति है, सरकार क्या चाहती है, इसका विनिवेश करना चाहेगी, सरकार क्या करेगी, सरकार अपना 49% रख लेगी और 51% अगर विनिवेश कर देती है, मतलब 51% शेयर बाजार में बेच देती है, तो ये हो गया विनिवेश या निजीकरण। मतलब अब ये जो 100 कंपनी है इस पे अब सरकार का स्वामित्व नहीं रह जाएगा, अब इसमें निजी कंपनी का स्वामित्व हो जाएगा। लेकिन सरकार जब भी फिर चाहेगी तो इसमें से फिर अपना शेयर खरीद लेगी, फिर अपना स्वामित्व ले लेगी, तो इसका फिर इस प्रक्रिया हो जाएगा, ये प्रक्रिया हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। मतलब ये जो 51% है इसको बदल के अब, मतलब सरकार क्या की 51 था तो उससे 2 शेयर ले ली, तो हो गया कितना 49 टू 51 हो गया, 2 शेयर लेने के बाद। तो ये अब हो गया इस कंपनी पे, अब फिर से स्वामित्व हो गया सरकार का, तो ये ये प्रक्रिया हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। वहीं ये प्रक्रिया जब 100% था जिसमें 51% सरकार जो है शेयर बाजार में बेच दी, मतलब इसका अपना शेयर 51% बाजार में बेच दी, तो अब ये हो गया विनिवेश, जो निजीकरण की एक प्रक्रिया होती है। वर्तमान में आरबीआई की 5 सहायक कंपनी है जिसका 100% स्वामित्व आरबीआई के पास है। BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, DICGL डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट गाइडेंस कॉरपोरेशन, REBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, IFIAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस। RBI चलिए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ये ऐसा है। इसकी स्थापना जो है 1995 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्वामित्व इसका आरबीआई के पास 100% है। कार्य क्या है, वर्तमान मैसूर और सालबनी नोट प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करना इसका भी कार्य है।
DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस सॉरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी गारंटर सॉरी कहाँ ध्यान है पता नहीं, कॉल आ रहा है इसी पे ध्यान जा रहा है मेरा बार। कॉरपोरेशन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई और इसका एक्ट DICG एक्ट 1961 के तहत इसको बनाया गया। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। इसका कार्य जो है वर्तमान में यह बैंक के जमा धारकों को अधिकतम 5 लाख रुपये का बीमा देता है। पूर्व में यह 1 लाख रुपये था पहले, जिसे वर्ष 2021 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। इसके इसके प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, इसकी स्थापना 1988 में। इस जितना जो पढ़ रहे हैं इसमें 100% RBI का स्वामित्व है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए जो भी पढ़ रहे हैं। स्थापना 1988 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्वामित्व जो है वर्तमान में इसका स्वामित्व 100% सरकार के पास है। पूर्व में इसका स्वामित्व जो है RBI के पास था, पहले RBI के पास था, अब जाके सरकार के पास आ गया। कार्य इसका क्या है, यह तिमाही आधार पर आवासीय सूचकांक जारी करता है। तिमाही आधार पर आवासीय सूचकांक का आधार वर्ष जो है 17-18 है। यह पूर्ण वित्त एजेंसी मतलब सिर्फ पैसा पे आधारित है यह एजेंसी, ठीक। यह ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से आवासीय ऋण उपलब्ध नहीं कराता। ये जो है ना, ग्राहकों को प्रत्यक्ष आवासीय ऋण उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि उन बैंकों या वित्तीय संसाधनों को ऋण देता है जो ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से आवासीय ऋण देते हैं। इसलिए इसे पूर्ण वित्त कहा जाता है। पूर्ण वित्त मतलब सीधा कि सिर्फ वित्त का कार्य करता है। जैसे देखिए NHB जो है वित्त दिया बैंक को, उस बैंक को दिया जो ग्राहक को होम लोन देता है, उसके लिए है सिर्फ। अब NABARD, NHB में क्या होता है, हाउसिंग, मतलब जो हाउसिंग के लिए, मतलब हर बैंक को, जो बैंक ग्राहकों को होम लोन देती है उसके लिए NHB उसको वित्त की उपलब्धता देती है, वित्त की आपूर्ति करवाती है। NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक ना। इसी समय जो है ना एक्सिम बैंक 1 जनवरी 1982 को इसकी भी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय बम्बई में है। NABARD अधिनियम 1981 में इसकी स्थापना हुई। समिति शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। इसकी समिति जो थी शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पूंजी NABARD की स्थापना 100 करोड़, इसकी इतिहास है, मतलब कैसे बना क्या बना। पूंजी NABARD की स्थापना 100 करोड़ पूंजी के साथ स्थापना हुई। बाद में NABARD की पूंजी को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2017 में NABARD अधिनियम 1981 में संशोधन करके NABARD की पूंजी को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये किया गया। यह NABARD की अधिकतम पूंजी नहीं है, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम पूंजी ये नहीं है, अभी और बढ़ाया जा सकता है इसे। NABARD का स्वामित्व, पूर्व में NABARD का स्वामित्व सरकार और RBI दोनों के पास था। सरकार के पास 99.6% था, जबकि 0.4 स्वामित्व RBI के पास था। वर्ष 2017 में NABARD अधिनियम 1981 में संशोधन करके NABARD का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास चला गया है, मतलब 100%। NABARD के कार्य क्या है, यह एक पूर्ण वित्त एजेंसी है। अर्थात NABARD कृषि या ग्रामीण, मतलब ऐसा बैंक जो कृषि लोन देती है, मतलब एग्रीकल्चर लोन और ग्रामीण लोन, उसके लिए ये है। अर्थात ये NABARD जो है कृषि या ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष उधारी नहीं देता, खुद से नहीं देता है, बल्कि उन बैंकों या संस्थाओं को ऋण देता है जो किसानों के प्रत्यक्ष रूप से उधार देते हैं, किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उधार देते हैं, जैसे RRB बैंक, सहकारी बैंक इत्यादि। NABARD के अंतर्गत RIDF के नाम से एक कोष स्थापित किया गया है, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण में वित्त उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण में जो वित्त उपलब्ध कराता है। फिलहाल ये जानते हैं RBI अधिनियम 1934 में शामिल धाराएं। RBI अधिनियम 1934 में वर्तमान में 60 से भी अधिक धाराएं हैं, जिसमें प्रमुख हैं 60 से अधिक धाराएं। बस याद करने का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा पता नहीं, एग्जाम में शायद बहुत कम पूछता है, लेकिन कहीं पूछ भी लेता है। जैसे RBI की धारा 3 जो है RBI की स्थापना से संबंधित है, वहीं RBI की धारा 4 जो है RBI की पूंजी से संबंधित है। पूंजी से संबंधित मतलब कि RBI पूंजी के मतलब जितना भी मामला हुआ वो धारा 4 के अंतर्गत आएगा। RBI 7 जो इसी धारा के बारे में PT 2021 में पूछा भी गया था। जनहित में सरकार RBI गवर्नर से परामर्श करके उसे दिशा निर्देश दे सकती है, जो RBI गवर्नर के लिए बाध्यकारी होता है।
8 में देखिए, धारा 8 में क्या है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड आरबीआई के सभी कार्य सीबीडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडी में कुल 21 निदेशक होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। धारा 17 में क्या है, सरकार के ऋण दान कार्यक्रम का संचालन का आरबीआई करता है। संचालन जो आरबीआई करता है, ऋण दान, सरकार का ऋण दान। धारा 22 बीबीआई है, आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार, मतलब आरबीआई जो नोट जारी करती है उसका अधिकार आरबीआई को कैसे मिलता है, तो किससे मिलता है, तो धारा 22 से मिलता है। आरबीआई का अधिनियम जो है 45ZA मुद्रास्फीतिकरण लक्ष्यीकरण, जो इससे पहले पढ़े हुए थे। 45ZB मौद्रिक नीति समिति, 45Z में लक्ष्यीकरण किया जाता है मुद्रास्फीति कितना होना चाहिए, और ये जो 45ZB है इसमें नीति बनाया जाता है कि किस नीति के अनुसार किया जाए। 47 में क्या है, आरबीआई का अधिशेष जो होता है, आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण सरकार को किया जाता है। ठीक, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।